बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने 2 दिनों से जो लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है उसके संबंध में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण था। ये सब चीज़ें पहले से तय रहती हैं कि सब लोग, जब सारे लोग, विपक्षी दल के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना अपना अभिमत देते हैं भाषण के माध्यम से, और उस चर्चा का जवाब सबसे अंत में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने 90 मिनट का भाषण दिया और उस भाषण की बहुत चर्चा हुई और उनका भाषण 90 मिनट का भाषण बड़ा जोशीला भाषण था। मगर जैसा कि राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में कर जाते हैं कि एक ना एक कोई बात बिना सोचे समझे वो बोल जाते हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने भाषण में जो हिंदू धर्म के बारे में बोला कि हिंदू हिंसक होता है, नफरती होता है, झूठ बोलता है, और जब वो बात हंगामे में बदल गई तब उन्होंने उस बात पे उसको संभालने की ज़रूर कोशिश की कि नहीं, मैंने हिंदुओं के लिए नहीं बोला, भाजपा के लिए बोला है। उनके भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी सांसदों ने कोई रोका टोकी नहीं की। सिर्फ 1-2 बार जब उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसक बोला तब प्रधानमंत्री खड़े हुए, एक आध बार अमित शाह जी खड़े हुए, और 1-2 जो उन्होंने गलत बयान वहाँ दिए, क्योंकि सामने ही जैसे रक्षा मंत्री बैठे हैं और आप रक्षा मंत्री के सामने अगर कोई गलत तथ्य पार्लियामेंट में रख रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी होती है। उन्होंने बड़े शालीन तरीके से बोला, ना कोई हो हल्ला नहीं हुआ। एमएसपी पर उन्हें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। अग्निवीर को कंपनसेशन मिलता है और सरकार एमएसपी दे रही है। हालांकि उसमें उन्होंने, राहुल गांधी ने भी जल्दी से अपनी बात को माना और बोले कि नहीं, मैं एमएसपी की बात नहीं कर रहा था, एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा था। उनके भाषण को यदि वो हिंदू धर्म वाली बात अपने भाषण में ना कहते तो शायद मेरे ख्याल से उनका भाषण बड़ा जोशीला था, और एक जैसा प्रतिपक्ष के नेता को अपना भाषण रखना चाहिए उस तरीके से उन्होंने अपना भाषण रखा। जिस तरीके से राहुल गांधी को पूरी संसद ने 90 मिनट तक उनके भाषण को सुना और संसदीय परंपरा के अनुसार सुना, तो ये अपेक्षा ही थी कि कल जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो उनको भी लोग इसी तरह से सुनेंगे। परंतु कल पूरी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब प्रधानमंत्री बोलने खड़े हुए और हंगामा शुरू हो गया, और हंगामा ऐसा वैसा हंगामा नहीं था, ये पूरा सुनियोजित तरीके से किया हुआ हंगामा था। क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद को बोलने का आप अवसर दीजिए। जो संसदीय परंपराओं को जानते हैं, आप सब जिन लोगों ने सुना होगा कि संसद में चर्चा के लिए घंटे निर्धारित होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उन घंटों को पार्टियों के बीच में विभाजित करता है। फिर ये पार्टियां निर्धारित करती हैं कि उनको अगर 2 घंटे मिले हैं तो उन 2 घंटे में कौन कौन से उनके पार्टी के सदस्य बोलेंगे, या सत्ता पक्ष को 4 घंटे मिले हैं। वैसे तो 18 घंटे की पूरी चर्चा थी, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे, और उनकी ओर से उस चर्चा में मणिपुर के एक सांसद ने हिस्सा भी लिया था। आपको पता होगा कि मणिपुर में 2 सांसद हैं। यदि इस राहुल गांधी जी को अपने दोनों सांसदों को भाषण दिलवाना था तो जो समय आपको आवंटित किया गया था
आप उसमें से उस मणिपुर के सांसद से भाषण करवा सकते थे, परंतु उनका उद्देश्य भाषण करवाना नहीं था। उनका उद्देश्य हंगामा करना था कि किसी न किसी बहाने, चूँकि मणिपुर इस देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ जो अभी हिंसाग्रस्त है और वहाँ बहुत स्थितियाँ वास्तव में बहुत ख़राब हैं। धीरे धीरे हमारे अर्धसैनिक बल, सेना और सरकार मिलके उन स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। तो यदि इतना ही मणिपुर की चिंता थी तो जो कांग्रेस पार्टी को आवंटित समय था उसमें से राहुल गांधी मणिपुर के सांसद को बुलवा सकते थे, और सारे सांसद तो बोलते नहीं क्योंकि इतना लंबा समय तो होता नहीं है, इसलिए पार्टियों को समय बांट दिया जाता है और ये पार्टियां निर्धारित करती हैं कि उनके कौन से सांसद उस विषय पर बोलेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे और हम मणिपुर के सांसद को समय न देने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर देंगे। हंगामा ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पहले नहीं हुआ या आगे नहीं होगा। लोकसभा में हमेशा हंगामा, बेल में आ जाना, लोकसभा की कार्रवाई से बहिर्गमन कर जाना, बाहर निकल जाना, तमाम तरह की नारेबाजियाँ ये तो लोकसभा में होती ही रहती हैं। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तब इस तरह का हंगामा आज के पहले कभी नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन के लोग ये तय करके आए थे कि हम प्रधानमंत्री को आज बोलने नहीं देंगे। ये कितनी गहरी साजिश है कि लोकसभा की कार्रवाई में हमें जो बोलना था हमने बोल लिया, हमें जो सुनाना था हमने सुना दिया, देश की जनता ने सब सुन लिया, अब हम प्रधानमंत्री को नहीं सुनने देंगे, अब हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। इस साजिश का ज़बरदस्त मुकाबला मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि शायद मोदी जी की जगह का अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो वो 2-5 मिनट बोल के और बैठ जाता, मगर मोदी जी ने पहले बिना हेडफोन लगाए काफ़ी देर उन्होंने भाषण दिया, और जब शोरगुल बढ़ता गया तो उन्हें मजबूरी में हेडफोन लगाना पड़ा, और हेडफोन लगाकर उन्होंने लगभग 2.25 घंटे भाषण दिया। और उन 2.25 घंटे में विपक्ष के जितने भी सांसद थे, राहुल गांधी, अखिलेश, ये सब लोग तो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे मगर अपने सांसदों को उकसाते रहे। कल जब ये टीवी पर मैं पूरी कार्रवाई देख रहा था तो दूरदर्शन ने एक बहुत बड़ी गलती की, या जो भी लोकसभा टीवी उसका प्रसारण करती है, केवल प्रधानमंत्री पे ही फोकस रहा और कौन कौन से सांसद बेल में जाके हंगामा कर रहे थे उन पे फोकस नहीं किया गया। जबकि मैंने आज कई चैनलों पर या कई यूट्यूब पे जो लोग इस तरह के वीडियो डालते हैं, जब मैंने उन वीडियो को देखा तो राहुल गांधी किस तरह से अपने सांसदों को खींच खींच के बेल में भेज रहे थे, अखिलेश यादव भी यही कर रहे थे, डीएमके के दयानिधि मारन भी यही कर रहे थे। और आज ये पता चला कि 15-15, 20-20 सांसदों की टोली बनाई गई थी, क्योंकि आप जानते हो कि लगातार एक व्यक्ति कितने देर तक नारे लगा सकता है। तो जब एक टोली थक जाती थी तो उसकी जगह दूसरी टोली आ जाती थी, फिर जब दूसरी टोली थक जाती थी तो उसकी जगह तीसरी टोली आ जाती थी, फिर चौथी टोली आ जाती थी। ये साजिश की गई है कि प्रधानमंत्री भाषण न दे पाए। और कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सब्र का परिचय दिया और उन्होंने अपना भाषण इस विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा किया। और प्रधानमंत्री ने कल राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह करके संबोधित किया, और उन्होंने जो बालक बुद्धि के जो 2-3 उदाहरण आप सबने भी सुने होंगे, उनको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जिसे आप बालक बुद्धि समझ रहे हैं वो बालक बुद्धि नहीं है, ये साजिश बुद्धि है। ये साजिश की जा रही है। आप सोचो कि देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी होगी। आज जो हम गर्व से कहते हैं
कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब ये दृश्य दुनिया के लोगों ने देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा भारत का, कि भारत के पार्लियामेंट के सदस्य प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि मणिपुर के सांसद को बोलने नहीं दिया, जबकि मणिपुर का एक सांसद बोल चुका था। कुछ नहीं है, ये इस देश को बदनाम करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है। तो इसे बालक बुद्धि ना समझें माननीय प्रधानमंत्री जी। और फिर कल आपने एक बात और कही है कि इकोसिस्टम का अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपकी इस बात से हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है। जो लोग भी आपको समर्थन करते हैं, आपकी सरकार पर भरोसा करते हैं, उसको ये लग रहा है कि अब इस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव भी वही कर रहे थे, डीएमके के लोग भी यही कर रहे थे। वो तो पूरा जो इंडिया गठबंधन का जो सांसद हैं, वो लोग सब एक प्लान करके आए थे और वो हुआ। और अखिलेश यादव तो ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे सुनने वाले दर्शकों को भी बता दूं कि अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच खड़ी की थी, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उस जांच को मोदी जी की सहायता से, मैंने कई विशेषज्ञों के मुंह से इस बारे में सुना है कि उस सीबीआई जांच को मोदी जी ने ख़त्म करवाया था। और आज अखिलेश जी आपको उसका जवाब दे रहे हैं। यदि वो जांच हो जाती, हो सकता है अखिलेश यादव उसमें बरी हो जाते या कुछ भी होते, मगर कम से कम कांग्रेस के साथ आज गठबंधन तो नहीं होता। और आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया है, इसकी भी बड़ी तीख आलोचना हो रही है, बहुत तीखी आलोचना हो रही है। वो मुलायम सिंह यादव जो कार सेवकों के हत्यारे थे, लोग बताते हैं कि उस ज़माने में सरयू नदी की जो पानी है वो खून से लाल हो गया था। और आपने उन्हें सहृदयता दिखाते हुए, जो कि राजनीतिक तो वरिष्ठ थे, आपने उन्हें पद्म विभूषण दिया है। यदि आप फैजाबाद की सीट हारे हैं तो आप ठीक हारे हैं, क्योंकि ये जो दया और आप इन लोगों के साथ दिखाते हैं, आज उसी का परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद थी कि राज्यसभा चूँकि उच्च सदन कहलाता है, और उच्च सदन में इस उच्च सदन की जब परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी, तो इसका नाम पुनरीक्षित सदन रखा था कि यदि कोई भी कानून लोकसभा से जब पारित होता है तो इस राज्यसभा में उसको पुनरीक्षित किया जाएगा। क्योंकि ये राज्यसभा का निर्माण इसीलिए किया गया था कि इसमें देश की जानी मानी हस्तियों को सांसद के रूप में मनोनीत किया जा सके। और आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सांसदों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उन सांसदों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। और मंत्रिमंडल में यदि कोई कमी रह जाती है, कई बार कुछ नेता बहुत अच्छे नेता होते हैं मगर वो चुनाव जीत के नहीं आते, या कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनावी राजनीति में भरोसा नहीं करते, परंतु वो देश के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। इसके लिए इस उच्च सदन का निर्माण किया गया था, और उसमें पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती हैं, उनकी सीटें रिजर्व रहती हैं। हर राज्य में राज्यसभा की सीटें निश्चित हैं, तो जिस राज्य में जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक होते हैं उस अनुपात में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। आज भी मंत्रिमंडल में कई सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित सांसद हैं, जैसे श्री JP नड्डा जी हैं, और भी होंगे। ऐसा ही कांग्रेस के ज़माने में भी रहा है। प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे देश के वरिष्ठ राजनीतिक रहे, देश के राष्ट्रपति रहे, वो अधिकांश समय उन्होंने भी राज्यसभा में ही वो सदस्य रहे। बहुत सारे नेता, उसका अगर उदाहरण देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये उच्च सदन से आज हमें अपेक्षा थी कि उच्च सदन अपनी उच्च मर्यादाओं का पालन करेगा, परंतु हुआ वही। जैसे ही प्रधानमंत्री राज्यसभा में पहुँचे और उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, तो तब तक तो बड़ी शांति से लोग सुनते रहे। मुझे उस समय लगा कि नहीं, ये राज्यसभा है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता।
मगर चूँकि मुझे पता है कि खड़गे जी के बगल में कौन बैठा है। खड़गे जी के बगल में सोनिया जी बैठी हैं और खड़गे जी के पीछे जयराम रमेश बैठे हैं और उनके बगल में दिग्विजय सिंह बैठे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री 2-5 मिनट बोले और इन लोगों ने हंगामा मचाना, जैसा लोकसभा में वैसा ही हंगामा मचाना चालू कर दिया। चूँकि उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री बड़े हिम्मत वाले हैं, या ये कहें कि बहुत सहनशील हैं, और इन्हें फिर बोलना है और इन्हें 1-2 घंटे से कम नहीं बोलना है, क्योंकि ये सब बूढ़े बूढ़े लोग राज्यसभा में ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा उम्र होती है वो राज्यसभा में ज़्यादा रहते हैं। अब इनमें तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि लगातार 2 घंटे नारे लगाते रहें, और संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की पूरी संख्या 250 होती है। तो इनके इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जिसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी एक बहाना बना के और सदन से बाहर चले गए। ये भी बहुत बड़ी शर्म की बात है कि खड़गे जी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके द्वारा हम ये उम्मीद करते थे कि खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं, जिनकी उम्र 82-83 साल की है, लंबे समय तक वो लोकसभा में रहे, पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में लाई और कांग्रेस पार्टी का उन्हें नेता भी बनाया। मगर आज मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और मोदी जी ने आज वहाँ बिना विपक्ष के अपनी बात रखी, चूँकि उन्हें तो अपना उद्बोधन पूरा करना ही था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बालक बुद्धि है, तो मोदी जी ये बालक बुद्धि नहीं है, ये साजिश बुद्धि है। और इस साजिश का मुकाबला अब आपको 5 साल करना होगा। अगले सत्र में ये कुछ दूसरी साजिश रचेंगे। मगर आपने कल जो बोला है कि इकोसिस्टम को हम उसका जवाब देंगे, यदि आपने इस बार भी इकोसिस्टम को उसी की भाषा में अगर जवाब नहीं दिया, तो ये राज्यसभा लोकसभा को चलने नहीं देंगे। जो जनता के हित में आप जो काम करना चाहते हैं, जो आप कानून पास करना चाहते हैं, जो आप नीतियां बनाना चाहते हैं, उसको बनाने में ये रोकेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी इतने समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही। 1952 से जब से देश में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी कभी 8 साल से ज़्यादा सत्ता से बाहर नहीं रही। 1952 से लेके 1989 तक तो लगातार कांग्रेस की सरकारें रहीं। फिर बीपी सिंह जी की सरकार रही कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की भी 3 बार सरकार बनी, एक बार 13 दिन की, एक बार 13 महीने की और एक बार पूरे 5 साल की। उस कार्यकाल को अगर आप जोड़ लें तो केवल 8 साल कांग्रेस की सरकार नहीं रही और 2004 में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई थी। हालांकि उसकी तब सीटें केवल 145 थी। आज 240 वालों को वो कह रहे हैं कि नैतिकता के कारण भाजपा सरकार ना बनाए, मगर 145 में उन्होंने सरकार बनाई थी 2004 में, और 2009 में कांग्रेस पार्टी की सीटें 206 या 209 थी, तब उन्होंने दोबारा सरकार बनाई। तो 10 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और उसे इस बार पूरी उम्मीद थी और पूरा विदेशी फंडिंग, विदेशी षड्यंत्र, मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोदी को हराने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसकी चर्चा मैं यहाँ विश्लेषण में नहीं करूँगा, क्योंकि सारी कुछ ताकत लगाने के बाद, सारा कुछ झूठ परोसने के बाद कि मोदी संविधान ख़त्म कर देंगे, मोदी आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और ये जो काट की हांडी आपने इस बार चढ़ाई वो तो चढ़ गई, मगर आपको पता है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो अब कैसे इस सरकार को अस्थिर किया जाए, क्योंकि यदि ये सरकार चल गई तो 15 साल कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसलिए सरकार को गिराने की ये बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है और उसमें उनके सहयोगी दल उनका साथ दे रहे हैं। मगर मैं आज, आप इस वीडियो के माध्यम से लिख के रख लें या सोच लें, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ आज कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ये इंडिया गठबंधन से अलग होंगे।
क्योंकि इन तीनों लोगों की आपस में ट्यूनिंग अलग है। इसके बारे में कभी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये लोग इंडिया गठबंधन को ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि यदि इन लोगों ने कांग्रेस का इसी तरह साथ दिया तो इनका भी अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए इस गहरी साजिश का मोदी जी को पर्दाफाश करना ही होगा। इकोसिस्टम के बारे में बहुत चर्चा होती है। अगर इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई तरह से ये इकोसिस्टम चलता है। मैं आपको एक कल के दैनिक भास्कर, जो कि हमारे टीकमगढ़ में सागर से छप के आता है, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का कोई साधन अभी उपलब्ध नहीं है, मैं उसका आपको एक मुख पृष्ठ दिखा सकता हूँ। हालांकि इसमें ये आपको उल्टा दिखाई देगा, फिर भी इसमें दैनिक भास्कर ने कल मुख पृष्ठ पर क्या छापा, भाजपा 24 घंटे हिंसा फैला रही है, हिंदू ऐसा नहीं कर सकते राहुल गांधी। जबकि ये राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं बोला था। राहुल गांधी ने ये बोला था कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा, नफ़रत नफ़रत और असत्य असत्य बोलते हैं। फिर जब हंगामा हुआ तब बाद में उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा के लिए बोला है। मगर ये दैनिक भास्कर क्या छाप रहा है, भाजपा 24 घंटे हिंसा फैला रही, हिंदू ऐसा नहीं कर सकते राहुल गांधी। और मुख पृष्ठ पर इसको स्थान दिया। अब बात करते हैं आज की। कल जब पार्लियामेंट में मोदी जी ने भाषण दिया तो राहुल गांधी तो कल के अखबार में मुख पृष्ठ पर थे। अब आप उसी दैनिक भास्कर को आज देख लीजिए। आज का ये दैनिक भास्कर है, इसमें कहीं भी मुख पृष्ठ पे मोदी जी का कोई समाचार नहीं है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण मुख पृष्ठ पे स्थान नहीं बना पा रहा है, मगर नेता प्रतिपक्ष का भाषण, और वो भी उन्होंने किस तरीके से छापा। प्रधानमंत्री को कहाँ जगह मिली, दूसरे पेज पर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री को जगह मिली दूसरे पेज पर, ये प्रधानमंत्री को जगह मिली। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम है कि किस तरह से झूठ और फरेब की राजनीति को प्रमुखता दी जाए। ये सब इस साजिश का हिस्सा है। इसलिए मोदी जी, अब आपसे आपका समर्थक वर्ग यही अपेक्षा करता है कि जैसा आपको पता है कि जब रामचंद्र जी भगवान ने लंका जाने के लिए समुद्र से प्रार्थना की थी कि हमें जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए, मगर समुद्र नहीं माना था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये जो साजिश करता है, ये बिना भय के आपकी प्रेम की भाषा समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आपको इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मेरा वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि परंपरा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जो मेरे मित्र, मेरे परिचित, या जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वो कृपया करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।